हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने उत्सर्जन नामक टॉपिकों को 2 लेक्चर में देख चुके हैं। कौन कौन से उसमें हम देखे थे और क्या क्या देखे थे उसे हम समझते हैं। और आज जो हमारा होगा उत्सर्जन नामक टॉपिक और साथ ही साथ जैव प्रक्रम नामक चैप्टर का समापन करेंगे। ठीक है, यानी कि समाप्त करेंगे। तो देखते हैं हमने इसके पहले में क्या क्या देखा। और साथ ही साथ देखिए, एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो हमारा जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्यों बड़ा चैप्टर था? जैव प्रक्रम में देखिए, जैव प्रक्रम जो हमारा चैप्टर है, जैव प्रक्रम इसलिए हमारा जो बड़ा चैप्टर होता है क्योंकि इसमें कई भाग पढ़ने होते हैं। क्यों? जैसे समझिएगा, इसमें जैसे पोषण को पढ़ना था, पोषण में भी बहुत सारे पढ़ता है, इसी में पाचन को भी पढ़ना था। ये इतने बड़े बड़े टॉपिक है। उसके बाद साथ ही साथ हमको श्वसन को भी पढ़ना था। श्वसन के साथ साथ हमको परिवहन को भी पढ़ना था। परिवहन के बाद हमको पढ़ना था उत्सर्जन को। ये जो टॉपिक है, ये जो चारों टॉपिक है, इसमें पाचन भी आते थे, अमीबा है, पाचन, इन सभी चीज़ों को हम देखे थे। ठीक है, जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर बड़ा इसलिए है और ये टॉपिक भी एक प्रकार से है। कैसे है इसे समझिएगा। जैव प्रक्रम में ये जो टॉपिक है पोषण है। ठीक है, पोषण मतलब हमने समझाया था कि पोषण मतलब जैसे जो हम पोषक तत्व खा रहे हैं, जिससे हमें विटामिन मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, वसा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ये सभी मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? ये सभी मिल रहे हैं। अब जब इन सभी को हम खाएंगे तो इसे पाचित तो करना होगा, यानी इसे पचाना होगा। तो देखिए, पोषण से तुरंत रिलेट किया पाचन, यानी जो हम पचे। अब हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमें O2 की ज़रूरत होती है और CO2 को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर रिलेट होता है श्वसन से। यहाँ पे देखिए, श्वसन से रिलेट हुआ कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। तो देखिए, अब जब हम श्वसन के माध्यम से जो हम एनर्जी है, यानी कि ATP है, उसे हम क्या किए हैं, अवशोषित किए और ऊर्जा को अपने हाथ में लिए, मतलब ऊर्जा को बनाकर एक स्थान पर रख दिए। अब एक स्थान पर जब हम ऊर्जा को बनाकर रख दिए, यानी कि जब ऊर्जा को एक स्थान पर रख दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा है, यहाँ पे ऊर्जा है, और हमारे हाथों तक ऊर्जा कैसे पहुँचेगा, हमारे हाथों तक ऊर्जा कैसे पहुँचेगा, इसीलिए टॉपिक आया परिवहन कहिए या फिर मानव परिसंचरण तंत्र कहिए। ऐसा हो गया। उसके बाद जो जैसे ऐसा थोड़ी है कि जो हमने खाया हुआ अच्छे ही भोजन है, उसमें कुछ बेकार भोजन है, अपशिष्ट भोजन है, यानी कि बेकार है, जो हानिकारक है। इसीलिए ये टॉपिक है उत्सर्जन। ये आप सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा कि आपस में कैसे रिलेट है इन सभी टॉपिक। और आज करेंगे उत्सर्जन नामक टॉपिक को एंड, और साथ ही साथ हमारा जो जैव प्रक्रम टॉपिक है उसे हम करेंगे समाप्त। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, वह देखने को मिलेगा नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय नियंत्रण और समन्वय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसे लास्ट में बताना चाहिए था कि कौन से टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, फिर भी हमने बता दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए, बात जो होती है यहाँ पे कि क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में से। मैंने पहले ही क्लास में कहा कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, जिससे आपको हर एक शब्द और हर एक परिभाषा और हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाँ, इसके बाद क्या पढ़ना है। जैसे आप समझिएगा कि आपको यहाँ पे जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको रूट पता होना चाहिए पहले से कि इसके बाद यहाँ पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे जाना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हम चले आए, तुरंत राजस्थान में चले आए। ठीक है, तो इसलिए आपको हर एक लेक्चर के बाद कौन सा लेक्चर किसके लिए होगा और साथ ही साथ उस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले में हमने क्या क्या देखा था। जैसे इसमें हमने देखा था कि CO2 का उत्सर्जन कौन करता है, और साथ ही साथ देखा था कि पसीने का उत्सर्जन कौन किया था, और साथ ही साथ हमने देखा था कि यूरिया को कौन बाहर निकालता है, और हमने देखा था कि अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, अमोनिया को यूरिया में। ठीक है, यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो हमारे मूत्र है उसमें जल कितने % होते हैं, और हमारे जो हैं यूरिया कितने % होते हैं, और अन्न में कितने % होते हैं। इन सभी बातों को देखे थे। और उसके बाद हम देखे थे, एक फिगर को समझे थे, एक यानी चित्र को बनाए थे। क्या किए थे हम? एक चित्र को बनाए थे। वह चित्र को बनाए थे, हाँ, ब्रिक वाला चित्र था, जिसमें हमारे कौन कौन से भाग थे। जिसमें हमारे भाग में थे महाशिरा। ठीक है, महाशिरा थी, महाशिरा। उसके बाद महाधमनी। ठीक है,
उसके बाद क्या था, महाधमनी था, धमनी। जो इस प्रकार से कुछ चित्र हम आपको बनाए होंगे, कुछ इस प्रकार से हमारा जो है चित्र हो था, ठीक है। जैसे ऐसे करके कुछ चित्र इस प्रकार से थे और इसको ऐसे किए थे। यहाँ पे हमारा था क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग था। तो उसके बाद महाशिरा, महाधमनी, उसके बाद हमने वृक्क को देखा था। वृक्क की संख्या जो थी कितनी थी, वृक्क की संख्या 2 थी। और उसके बाद हमने देखा था मूत्र वाहिनियाँ, ठीक है, मूत्र वाहिनियों को देखा था। और उसके बाद हमने देखा था मूत्राशय को देखा था, मूत्राशय के बाद हमने देखा था मूत्र मार्ग को, मूत्र मार्ग। यही बताया हमारा शॉर्ट नोट्स। आप चाहें तो फिगर को भी शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं, इसे भी शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। इन सभी बातों को हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था, जिसको हमको समझाने में लगभग आधा से 45 मिनट लगा होगा। यहाँ हम लगभग 5 से 10 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से या फिर ट्रिक या फिर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बता दिए। ऐसे किया जाता है रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा नेफ्रॉन भी था। इसमें देखिए नेफ्रॉन ब्लू है, इसमें क्या था, नेफ्रॉन, जो कि नेफ्रॉन हमारा जो है मेन टॉपिक है। नेफ्रॉन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और नेफ्रॉन के चित्र को बनाएंगे और कुछ उसके बारे में जानेंगे बेसिक चीज़, और कुछ कंसेप्चुअल को बातें को जानेंगे, और उसके बाद क्लास को करेंगे एंड। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा समन्वय और नियंत्रण नामक टॉपिक जो होगा स्टार्ट होगा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, समन्वय और नियंत्रण नामक टॉपिक स्टार्ट होगा। तो समझेगा कि नेफ्रॉन क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा संरचना, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं संरचना। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना, देखिए नेफ्रॉन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ब्लड को छानता है, ब्लड को छानने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। यानी कि वृक्क के अंदर होता है, जो कि 10 लाख कोशिकाओं से, मतलब नेफ्रॉनस से बना होता है। कोशिकाएं नेफ्रॉन की कोशिकाओं से बना होता है। और हमने बताया था कि जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है, यानी कि ब्लड को शुद्ध किया जाता है, वह किया जाता है फेफड़ों के माध्यम से, ठीक है। जिसमें हमारे O2 आएंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन की संरचना को हम देखते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, ठीक है। देखिए कुछ हम ऐसे भागों को बना लेते हैं, जैसे ऐसे करके कुछ ऐसे आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे भागों को बनाना भी आप सीख सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से भाग होता है, कुछ ऐसे भाग होता है नेफ्रॉन, ठीक है। इसे हमने जूम किया हुआ है क्योंकि आप देखेंगे नेफ्रॉन छोटे छोटे एकदम होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ऐसे भाग बनाएंगे, यहाँ से कुछ ऐसे ले जाएंगे, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसे क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। ज़्यादा नीचे लेकर जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो कुछ ऐसे ही समझिएगा आप, क्योंकि ज़्यादा नीचे ले जाने पर हमको समझाने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ तक हो गया फिगर नेफ्रॉन के भी आधार चित्र बनाए हुए। अब इसके बाद हम इसके कुछ नाम लिख लेते हैं। ये होते हैं हमारे ये हमारे जो होते हैं केशिका गुच्छ होते हैं। क्या होते हैं, केशिका गुच्छ होते हैं। केशिका गुच्छ ये होते हैं, इसे हम कोशिका गुच्छ भी कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। केशिका गुच्छ, इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लूमेरुलोटस करके कहते हैं। ग्लूमे, एक मिनट देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं, ग्लोमे, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब 2-3 नाम है तो हमारे ध्यान से भी उतर जाता है। इसे हम ग्लोमेरुलस भी कह देते हैं, या फिर क्या कहेंगे आप, केशिका गुच्छ कहेंगे। इसके पीछे जो भाग होता है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड आता है वह किस में आता है, केशिका गुच्छ में आता है। इसके बाद जो वाला हमारा ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग दिख रहा है इसे हम कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। सबसे पहले जो हमारा ब्लड आता है वह आता है केशिका गुच्छ में आता है। कैसे आता है इसे समझते हैं। ये जो होते हैं कुछ धमनियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ धमनियाँ होती हैं जो क्या करती हैं,
देखिए जैसे हमारे ये धमनी है अभी अभिवादी, ठीक है, देख लेते हैं। अभी कौन से होते हैं धमनियाँ? अभिवाही धमनियाँ होती हैं, अभिवाही धमनी, ठीक है। अभिवाही धमनियाँ क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती हैं, यानी रक्त को लेकर केशिका गुच्छ में आती हैं, रक्त को केशिका गुच्छ में लेकर आती हैं। और एक होता है अपवाही, ठीक है। अपवाही धमनियाँ जो होती हैं, अपवाही धमनियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? अपवाही धमनियों का कार्य है रक्त को वापस लेकर जाती हैं, कहाँ पे? शरीर में, यानी कि यहाँ से लेकर जाने का कार्य करती है। अपवाही जो धमनियाँ हैं वह क्या करती हैं? रक्त को लेकर जाती हैं। और जो हमारी अभिसारित धमनियाँ हैं वह क्या करती हैं? रक्त को केशिका गुच्छ में लेकर आती हैं। केशिका गुच्छ में कौन लेकर आता है? तो अभिवाही लेकर आते हैं। अभी मतलब जैसे अभी तुरंत लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं? अभी लेकर आ। तो यह क्या कर रही हैं? केशिका गुच्छ में लेकर आए। अब अपवाही जो धमनियाँ हैं यह केशिका गुच्छ से बाहर लेकर जाती हैं, अभिवाही लेकर आती हैं, ठीक है। इसको अभिवाही लेकर आती हैं, जो अपवाही है वह लेकर जाती है, अभिवाही लेकर आती हैं, अपवाही जो है लेकर जाती हैं। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद जो आपको इस जो संरचना ये दिख रहा है, ऐसे कुछ भाग जो दिख रहे हैं, इसे हम समझते हैं। 1 मिनट, इसके फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ये जो फिगर है कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। नेफ्रॉन की ये होती है संरचना, जिसमें हम ऐसे कुछ भाग को निकाल देंगे और कुछ यहाँ पे भाग को निकाल देंगे, कुछ ऐसे भाग को, वो कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे, कुछ ऐसे भाग होते हैं, ठीक है। ये वही नेफ्रॉन की संरचना। इससे हम कहते हैं, ये जो होता है इसे हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो हमारा होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका होते हैं, ये जो हमारे आपको ऐसे वाले जो भाग दिख रहे हैं जो यू आकार के दिखते हैं, उसे हम कहते हैं हेनले लूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ नलिका कहते हैं, और इसे कहते हैं हेनले लूप कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे अभिवाही, ठीक है, अभिवाही जो धमनियाँ हैं वह क्या किए? रक्त को केशिका गुच्छ में लेकर आई। केशिका गुच्छ में जब लेकर आई तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले ब्लड का यहाँ पे क्या होता है? ब्लड को छाना जाता है। ब्लड को जब छानता है तो कुछ भाग जो है बच जाते हैं, जिसे वुमेन फूड साफ करता है। और जो हमारी अपवाही धमनियाँ हैं यह क्या होती हैं? जो छाने हुए जो छन गया है, जैसे शुद्ध रक्त, मतलब जो रक्त है वह क्या हो गया है? शुद्ध अब हो गया है। शुद्ध का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पोषक तत्व हैं, जो जैसे हमारे प्रोटीन हो गए, इन सभी को छान चुके हैं। छान कर रक्त को ले जाने का कार्य कौन करता है? अपवाही धमनियाँ। और लेकर आने का कार्य करता है अभिवाही धमनियाँ, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं हमारे पहले होते हैं केशिका गुच्छ होते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और उसके बाद हमारे होते हैं वुमेन संपुट होते हैं। ये क्या है? वुमेन संपुट है। उसके बाद हमारे जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। और जो हमारे यू आकार का बना हुआ है उसे हेनले लूप कहते हैं। और जो हमारे ये जो है, ये वाले जो भाग हैं, जो ऐसे भाग आपको सभी के दिख रहे हैं, इसे कहते हैं दूरस्थ, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसे कहते हैं संग्रहित कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहित नलिका कहते हैं, संग्रहित नलिका। इसे क्या कहते हैं? संग्रहित नलिका। यही जाकर मूत्राशय में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समझिएगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा? अभिवाही जो अभिवाही धमनियाँ हुआ लेकर आएंगे ब्लड को, और अपवाही जो धमनियाँ हुआ ब्लड को लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारा होता है केशिका गुच्छ होता है। केशिका गुच्छ के पीछे, यानी केशिका गुच्छ के बाद होता है वुमेन फूड के बाद होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका होते हैं। और उसके बाद यू आकार की जो होती हैं, जो यू आकार की होती है उसे कहते हैं हेनले लूप कहते हैं। उसके बाद जो ऊपर की जगह होती हैं कुछ मार्ग, उसे हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। उसके बाद जो हमारे ऐसे जो दंडवत आकार में दिख रहा है, यानी जो ऐसे हैं, ये क्या होते हैं? संग्रहित नलिका होते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे हमने अमीबा में पाचन को पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करता है? भोजन को
अंदर ग्रहण करता है, फिर उसके बाद उसका पाचन करता है, फिर अवशोषण करता है, फिर उसके बाद स्वांगीकरण करता है, फिर बहिष्करण करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जगह तो नहीं है, ठीक है, यहीं पे छोटा सा बता रहे हैं, ठीक है, छोटे से भागों में यहाँ पे बता रहे हैं कि इसे कैसे आप याद रखेंगे। इस भाव को कैसे, सबसे पहले तो आप फिगर को आप समझ लीजिएगा कि फिगर हमारे कैसे हैं। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आप इसी बॉक्स में हम इस पूरे बातों को बताते हैं, ठीक है, उसको बताते हैं इसके कार्य क्या क्या है, मतलब ये करते क्या है। इससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आप आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट क्या किए होंगे, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। क्योंकि देखिए हम स्क्रीनशॉट में लगभग 10 सेकंड दे देते हैं कि आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि आप जो 2 की स्पीड से बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो को, तो उसे भी देख लें। और जानकारी के लिए बता दें, यदि आपको क्लास 10 बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत होती है, साथ ही साथ कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, जैसे मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इन सभी में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सभी को दिखेगा वहाँ पे कि जो हमने सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज और साथ साथ एनसीईआरटी में जो भाग दिए हुए हैं और कुछ भाग छूटे भी हुए हैं जो इसको हमने थोड़ा सा नहीं बताया होगा, ठीक है, वो भी भाग बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने तो स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो आप जाएंगे जब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी के नाम से आपको जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें हम टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज और लेक्चर वाइज आप सभी को हर एक लेक्चर को और हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना। चलिए आइए तो हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ आगे हमारे कौन से कार्य होते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले हमारी क्या हुआ, अभिवाही जो धनिया है वह लेकर आई रक्त, और अपवाही जो धनिया है वह लेकर गई। उसके बाद हमारा होता है केशिका गुच्छ में सबसे पहले आता है। उसके बाद हमारा जल का अवशोषण होता है, यानी कि जलों का अवशोषण, बोमेनपुट, यानी इसके बाद क्या पाएंगे, बोमेनपुट के बाद समीपस्थ जो नलिका है, कुंडलित नलिका, उसमें आएंगे। उसके बाद यू आकार की जो बनी हुई है वो होती हैं क्या, हेनली लूप होती है। उसके बाद जो हमारे होते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका होती हैं। उसके बाद जो होते हैं संग्रहित नलिका होती हैं, ठीक है, संग्रहित नलिका होती हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, एक बार देखते हैं कि हाँ हमारा टॉपिक सही चल रहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समीपस्थ नलिका है। अब देखते हैं यहाँ पे सभी टॉपिक हो चुके हैं। अब इसे हम एक शॉर्ट में समझते हैं। शॉर्ट में समझिएगा, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, अभिवाही, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बस शॉर्ट में कि अपवाही का, देखिए अपवाही लिख दीजिएगा, अपवाही, शॉर्ट में अपवाही। उसके बाद लिख दीजिएगा अभिवाही, उसके बाद नेफ्रॉन की संरचना को आप समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, ठीक है, आप सभी को दिख नहीं रहा क्योंकि छोटा लिख रहे हैं ना। केशिका गुच्छ के बाद हमारा जो है बोमेनपुट में आया, किसमें है, बोमेनपुट में आया, बोमेन संपुट, ठीक है, बोमेन संपुट में आया। उसके बाद जो हमारा आता है वह आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, नलिका बस लिख रहे हैं, नलिका। इसके बाद जो हमारा आता है, देखिए पहला हो गया केशिका गुच्छ, दूसरा हो गया बोमेनपुट, तीसरा हो गया हमारा समीपस्थ नलिका, और चौथा वाला जो हमारा भाग होता है वह होता है हेनले लूप, और पांचवा जो हमारा भाग होता है वह होता है, इसके नीचे हम लिख देते हैं, पांचवा वाला भाग जो हमारा होता है दूरस्थ नलिका, ठीक है, दूरस्थ नलिका लिख देते हैं, कुंडलित नलिका नहीं, बस नलिका लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में। ये हो गया हमारे 6 भाग, 6 में कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं संग्रहित नलिका, ठीक है, संग्रहित कुंडलित नलिका या फिर नलिका। यहाँ पे ये जो संग्रहित नलिका है इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि इसी में है लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे शॉर्ट में, छोटा सा एकदम ऐसे करके। ये क्या लेंगे, संग्रहित नलिका, ये हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे दूरस्थ नलिका जो है, यहाँ पे इस शॉर्ट में हमने समझाया है कि कैसे होता है। देखिए अपवाही, फिर उसके बाद अभिवाही हो गए, इन दोनों को आप समझ चुके हैं। उसके बाद हमारे केशिका गुच्छ के बाद बोमेन संपुट के बाद समीपस्थ नलिका, उसके बाद हेनले लूप, उसके बाद दूरस्थ नलिका, उसके बाद संग्रहित नलिका। ऐसे शॉर्ट में होता है। यदि आप फिगर बनाएंगे तो आपको ये देखिए ये नंबर में आता है, ये प्रश्न हमेशा आता है, ये बोर्ड में जो होता है हमेशा ये प्रश्न आता रहता है। ये होते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। फिगर के माध्यम से आपने नेफ्रॉन की संरचना को समझ चुके हैं।
क्योंकि यहाँ पर हमारे केशिका गुच्छ होते हैं जिससे हम ग्लूमेरुलस रूलस कहते हैं, भूमध्य संपुट कहते हैं। यहाँ पे जो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका होते हैं, और ये होते हैं हेनेले लूप जो यू आकार के ऐसे दिख रहे हैं, और ये होते हैं दूरस्थ नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद जो हमारे भाग होते हैं संग्रहित नलिका होते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुके हैं क्योंकि हमने 3 से 4-5 बार आपको रिवीजन यहाँ पे कर चुके हैं। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से सबसे पहले अब शॉर्ट में समझिएगा। केशिका गुच्छ के बाद भूमध्य संपुट, भूमध्य संपुट के बाद समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके बाद हमारे आएगा हेनेले लूप, हेनेले लूप के बाद हमारा देखा है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद हमारे जो होता है संग्रहित नलिका। ये हो गए हमारे तक सातों के सातों भागों में हमने लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ कार्य। देखिए जो केशिका गुच्छ में आते हैं, केशिका गुच्छ में कहता है जो ब्लड होता है उसे छानने का कार्य करता है। उसके बाद जो होता है उसका पुनः अवशोषण करता है भूमध्य संपुट। भूमध्य संपुट क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। उसके बाद भूमध्य संपुट के बाद हमारा आता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसमें भी जल का और साथ ही साथ जैसे कुछ और भाग जो होते हैं उसका भी अवशोषण किया जाता है, यानी कि उसे भी छाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पोषक जो हैं प्रोटीन वोटीन होते हैं वह एक बार में नहीं छनते हैं। क्योंकि जैसे इसमें मान लीजिए केशिका गुच्छ में है तो यह कुछ अच्छे चीज़ों को भी छान देता है, मतलब बेकार वाले चीज़ों को कर देता है, तो उसका भी छानने का वोमेन पूछ दिया है, जो वोमेन संपुट है उसे दिया गया है। जैसे आप समझिएगा कि हमारी जो माता जी है, माता जी को एक थाली में, जैसे यहाँ आप समझिएगा माता जी को एक थाली में ना, ठीक है, एक थाली, मान लीजिए इस थाली में जो हमारे चावल के कुछ दाने हैं, चावल के कुछ दाने हैं, ठीक है, मान लीजिए इस चावल के दाने, माता जी हमारी क्या करती हैं कि ये जो चावल के दाने हैं इसे इस पार करती हैं, इसे क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं, यानी कि एक बार इसे क्या करती हैं? एक बार इसे बीनती हैं और जो कंकड़ है उसे क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं, बाहर निकालने का कार्य कर देती हैं। हमारी जो माता जी हैं उसे क्या करती हैं? इसे बाहर निकालती हैं। कैसे बाहर निकालती हैं? एक बार ऐसे, पहली बार क्या है, मतलब पहली बार की हैं और शुद्ध की। और मान लीजिए पता चल गया कि कोई वीआईपी लोग आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे इंसान आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए घर में किसी की शादी हो तो कुछ लोग आते हैं, तो वह उसमें क्या होते हैं, माता जी है हमारी चावल को लगभग 3 या 2 बार करती हैं, 3 या 2 बार इसको अप डाउन करेंगे, ऐसे करेंगे, इस बार शुद्ध, फिर इस बार शुद्ध करेंगे, फिर इस बार, फिर इस बार, मतलब 3 से 4 बार में इसे पूरी तरह से शुद्ध करती हैं। यानी एक भी कंकड़ के जो है एक भी कंकड़ इसमें बचा ना जाए। वही एक बार करती हैं कब? जब हम लोग घर में आसानी से एक बार करती हैं, समाप्त। तो भैया ये जो हमारा शरीर है एक प्रकार से मशीन है, जिस प्रकार मशीन कई एक ही चीज़ों को, जैसे आप गन्ने का जूस देखते होंगे, जो गन्ने का जूस बोलता है कि 10 रुपये गिलास गन्ने का जूस, गन्ने के जूस को देखते होंगे, एक बार ऐसे गन्ना को अंदर करेगा, उसके बाद पूरा जूस उसका निकालेगा, फिर उसको मुड़े के लेकर आएगा, फिर एक बार नहाएगा, फिर उसको मतलब 3-4 बार। ठीक उसी प्रकार से जब एक गन्ने के जूस को इतनी बार कर कर उसमें पूरा चूस ले रहा है, उसका जो जूस है, जो उससे रस निकलते हैं उसे चूसता है, तो सोचिए हमारे शरीर में जो ब्लड छानने का है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और एनर्जी देता है, उसे कितनी बार छानता होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे केशिका गुच्छ को छानते हैं, कुछ और भाग में इसमें साथ में शामिल निकलते हैं, जैसे भूमध्य संपुट, उसके बाद कुछ समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसे देखिए पूरा बोलने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं समीपस्थ, ठीक है, आप कुंडलित नलिका जोड़ लीजिएगा। उसके बाद हेनेले लूप, यहाँ पे दूरस्थ लिख सकते हैं, यहाँ पे संग्रहित नलिका। आशा करते हैं कि आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने बता चुके हैं कि जो हमारा नेक्स्ट जो होगा चैप्टर उसमें होगा समन्वय और नियंत्रण। समन्वय और नियंत्रण को हम कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं। न्यू टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ भागों को बता देते हैं, उसके बाद जो हमारा उसमें लेक्चर होगा उसमें भी हम समझ लेंगे, जो हमारे न्यू चैप्टर होंगे उससे भी हम समझ लेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो आप 2 उदाहरण से समझे। पहला, माता जी जो हमारी है चावलों को कैसे छानती हैं, और उसके बाद आपने गन्ने के जूस हमने बताया कि जैसे उसमें कई बार करता है, ठीक उसी प्रकार से वो होता है, मतलब छानने का प्रयत्न करता है या फिर छानता है। अब देखिए जो हमारा समन्वय और नियंत्रण नामक जो टॉपिक है, समन्वय और नियंत्रण क्या है? समन्वय और नियंत्रण है, क्या है? समन्वय और नियंत्रण, नियंत्रण और समन्वय, समन्वय हो गया, ठीक है। समन्वय नामक टॉपिक जो है इसे हम कुछ आपको इसके बारे में बता देते हैं, यानी कि इससे मिलाप करते हैं। जैसे नए लोगों से मिलते हैं तो हाँ, हाय हेलो बाय बाय
जो भी वो बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम समझाते हैं नियंत्रण। नियंत्रण यानी कंट्रोल। नियंत्रण मतलब जैसे एक बात याद रखिएगा, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने आप को बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, या फिर कुछ उनको एनर्जी दे दी जाए तो एक से दूसरे भाग में चल जाते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे जिसके घर में माता पिता नहीं हो, या फिर जिसके घर में जो माता होती हैं उन बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, वो जहाँ मन तहाँ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से नियंत्रण यानी हमारे शरीर पर कौन नियंत्रण कर रहा है, और साथ साथ समन्वय कौन बैठा रहा है। समन्वय के साथ जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये हाथ ऑटोमेटिक कार्य कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि हाँ बताइए ये क्या है, समन्वय नियंत्रण। तो ये जो हमारे माइंड जो है माइंड जो हमारा है इसे संबोधित किया कि हाँ यहाँ पे करो, क्योंकि हम बोल रहे हैं, बोलने का कार्य और ये मतलब साथ साथ जो कार्य कर रहे हैं वही होता है समन्वय और नियंत्रण। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे कि संवेदी अंक और जो भी हो भाव को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको क्लास 10th बायोलॉजी से संबंधित कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर न्यू लेक्चर बना देंगे। और साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि हमारे जो क्वेश्चन जो है हमने कुछ क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, जैसे ऑप्शन नंबर A B करके अपलोड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर A B C D करके अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे उसमें हम कुछ बता देंगे कि क्या होते हैं। इन सभी टॉपिकों को आप लोग पोस्ट में देखकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि पोस्ट में क्या मतलब क्या किए हैं। और साथ ही साथ इसका जो है वीडियो हम 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन, उसके बाद 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।